आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि मोदी 3.0 को लेकर तमाम दिग्गज नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 3 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है, जिनमें शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सावित्री ठाकुर का नाम सामने आया है। छत्तीसगढ़ से तोखन साहू को मंत्रिमंडल में जगह मिली है और लोरबी से विधायक रह चुके हैं तोखन साहू। आपको बता दें कि बिलासपुर से बीजेपी सांसद हैं तोखन साहू, राज्य मंत्री का दर्जा उनको मिल सकता है। तो एमपी के 3 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। इनमें सबसे पहले नाम जो सामने आता है वो शिवराज सिंह चौहान का आता है, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। इसके साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, मोदी 2.0 में भी वो मंत्री थे और इसके साथ साथ सावित्री ठाकुर का नाम भी अब सामने आ रहा है। तो महिला कोटे से उनको ये प्रतिनिधित्व देने का अवसर मिलेगा। शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मिली है, सभी 29 की 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की एक शानदार जीत हुई। उसका एक इनाम, उसका पारितोषिक, उसका पुरस्कार मिलने जा रहा है। तो पहली बार जो मंत्रिमंडल का जो एक तरीके से निर्माण हो रहा है उसमें मध्य प्रदेश से 3 और छत्तीसगढ़ में भी 11 की सीटों में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली और पहली बार सांसद बने बिलासपुर से तोखन साहू को इस लिस्ट में जगह दी जा रही है। तो 3 मध्य प्रदेश से और 1 छत्तीसगढ़ से अभी फिलहाल जो पहली बार यहां पर मंत्रीगण जो शपथ लेते हुए नजर आएंगे उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कुछ इस प्रकार रहने वाला है। बिलासपुर से बीजेपी के सांसद तोखन साहू और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश से 3 बड़े चेहरे, इनको मोदी 3.0 में एक कद्दावर मंत्री के तौर पर जगह मिलने जा रही है। शाम 7:15 पर यह कार्यक्रम रहना है और इसी कार्यक्रम में शपथ लेते हुए आप इन चेहरों को देखेंगे। तो आपको बता दें कि पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, इसलिए अपने जो तमाम घटक दल हैं उनको भी यहां पर देखना है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी जी जुड़ रहे हैं। आशीष जी, आज एक परीक्षा भी है मोदी मंत्रिमंडल के दौरान, क्योंकि पूर्ण बहुमत है नहीं, तमाम घटक दल हैं उनको भी साधना है। ऐसे में आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कोटा है उसी से कटौती होगी? देखिए, फिलहाल तो ऐसा ही फॉर्मूला पर काम करती हुई एनडीए की सरकार नजर आ रही है। और देखिए कि मोदी कैबिनेट यानी 2.0 जो वर्जन था पिछली मर्तबा, उसके कई महत्वपूर्ण चेहरे ऐसे रहे हैं जो चुनाव जीत कर तो पहुंचे हैं, लेकिन उनकी मंत्री पद की जो सीट थी वो भी उनसे ले ली गई है। और बड़ी स्वाभाविक से बात है कि बीजेपी अपने खुद के मेजोरिटी के साथ इस सरकार को नहीं बना रही है। बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, बीजेपी ने खुद के बूते बहुमत का आंकड़ा नहीं छुआ है और बीजेपी की जो पूरी सबसे मजबूत जो एक बागडोर की स्थिति है वो टीडीपी और जेडीयू के हाथों में है। तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर टिकट को लेकर एक बड़ी जद्दोजहद इस वक्त एनडीए के भीतर चलती रही मंत्री पद के दावेदार को लेकर। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बीजेपी ने जरूर महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो को अपने पास रखने की बात कही है, लेकिन बीजेपी के हिस्से से जरूर यहां पर कटौती होती नजर आ रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य रहे हैं जहां बीजेपी को एक मजबूत आधार मिला है। ज्यादातर सांसद इन राज्यों से जीत कर गए, तो ऐसे में यह माना जा रहा था कि इन राज्यों के बेहतर प्रतिनिधित्व मोदी मंत्रिमंडल में दिखाई देंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा भी होता नजर नहीं आ रहा। कम से कम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में तो यह कहा जा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि केवल एक ही मंत्री तोखन साहू को मोदी कैबिनेट में जगह मिल रही है। बिल्कुल आशीष जी, और वापस लौटेंगे आपके पास है। इसी बीच हमारे साथ भोपाल से शब्बीर अहमद भी जुड़ रहे हैं। शब्बीर, मध्य प्रदेश से 3 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले भी थे, शिवराज सिंह चौहान पहली बार केंद्रीय मंत्री बनते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ सावित्री ठाकुर, केंद्रीय राजनीति की बात करें तो एक नया नाम, इनके विषय में हमारे दर्शकों को जानकारी दें।
देखिए पवन, बात की जाए अभी जो नाम सामने आ रहे, 3 का आप जिक्र कर रहे हैं, इसके अलावा 2 नाम और जुड़ते हुए आ रहे हैं यहाँ पर, वीरेंद्र खटीक और दुर्गादास उइके का। दुर्गादास उइके भी जो है वो आदिवासी समाज से आते हैं। जहां तक आपका सवाल था कि सावित्री ठाकुर आखिर है कौन जिनको मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है, वो भी बीजेपी के इस वक्त बात की जाए तो काफी चुनौती है कि नए चेहरों को किस तरीके से शामिल किया जाए। उसके बावजूद भी उनको शामिल किया जा रहा है। उसके 2 कारण है, एक तो वो आदिवासी समाज से आती है, दूसरा वो महिला कोटे से आती है। और मध्य प्रदेश में चाहे विधानसभा चुनाव के लिहाज से बात करें या फिर लोकसभा चुनाव की बात की जाए, बड़ी संख्या में महिलाओं ने बीजेपी का साथ दिया। इसी के कारण दोनों चुनाव में बीजेपी को बंपर जीत मिली है। सावित्री ठाकुर की बात करें तो एसटी सीट है, धार सीट से जीत कर आए हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष खुद धार जिले से आते हैं। वहां पर उन्होंने करीब 2 लाख वोटों से जीत हासिल करी है। सावित्री ठाकुर जो है 2014 में वहां से सांसद चुनी गई थी, लेकिन 2019 में उनका टिकट नहीं दिया गया था, यानी काट दिया गया था। लेकिन 2024 में उन पर फिर से भरोसा जताया गया, दूसरी बार उनको टिकट दिया गया और पिछली बार की तुलना में जब 2014 में वो जीत कराई थी, उससे ज्यादा वोटों से वो 2024 में जीत कराई है। बीजेपी की तरफ से कोशिश ये की गई है, सावित्री ठाकुर को केंद्रीय मंत्री जब बनाया जाएगा, जब शपथ लेंगे तो उससे 2 मैसेज दिए जाएंगे। एक तो महिला का दिया जा रहा है, इसके साथ एसटी का दिया जा रहा है, और तीसरी चीज ये निकलकर सामने आ रही है कि मालवा निमाड़ में एक प्रतिनिधित्व देना था, क्योंकि वहां पर लंबे समय से बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री के तौर पर वहां पर हक नहीं मिल रहा था, सीधे तौर पर मैं ये कहूं तो, क्योंकि वहां पर जितनी भी सीटें हैं वो आरएसएस का गढ़ कहा जाता है, बीजेपी का प्रभाव वाला इलाका कहा जाता है, और बीजेपी वहां पर लंबे समय से क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है उस इलाके में। लेकिन उसके बावजूद भी उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था। तो एक कोशिश की गई है सावित्री ठाकुर के जरिए कि एक आदिवासी महिला भी हो जाएगी, एक मैसेज भी दिया है। ये तमाम प्रयास बीजेपी की तरफ से सियासी गोला भाग को ध्यान में रखते हुए वहां पर लिए जा रहे हैं इस वक्त। ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास। हमारे रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं रायपुर से। आशीष जी, तोखन साहू को बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो पहुंच रहे हैं, लेकिन ब्रजमोहन अग्रवाल जी जिन पर सबकी नजरें थी, वो कहां पर पिछड़ गए, या फिर आने वाले समय में जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उनको उस वक्त हो सकता है समायोजित किया जाए। मौजूदा जो आज की डेट में उनका नाम का कहीं पर कोई जिक्र नहीं हो रहा है, क्या कह रहा है आपका पत्रकारीय विश्लेषण आशीष जी? देखिए, फिलहाल इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त ब्रजमोहन अग्रवाल को लेकर किसी तरीके की खबर नहीं आ रही है, लेकिन इस बात की गुंजाइश तो बनी रहेगी कि आगे चल के मुमकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो में कुछ इजाफा हो और एक अहम ओहदा मोदी सरकार में ब्रजमोहन अग्रवाल को मिले। लेकिन ये पहलू चौंकाता है कि 8 बार का एक विधायक, टॉप 10 सांसद जो सर्वाधिक लीड के साथ चुनाव जीतते हैं उनमें से एक, और मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री, यदि इतने महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो के साथ यदि ब्रजमोहन अग्रवाल दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में ये मानकर राज्य के भीतर जो बीजेपी के कम से कम विश्लेषण करने वाले लोग हैं, ये कहते थे कि ब्रजमोहन अग्रवाल तमाम जो जरूरी अर्हता है वो पूरी करते हैं। विजय बघेल एक नाम था। विजय बघेल तो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। राज्य में जो प्रभावशाली ओबीसी वर्ग की जाति है, कुर्मी समाज, उससे आते हैं, और मजबूती से पिछली सरकार के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल के साथ उनके अगेंस्ट ऑपोजिशन के तौर पर एक चुनावी हार जरूर उनके हिस्से आई, लेकिन एक मजबूत लड़ाई उन्होंने लड़ी, तो वो भी एक मजबूत चेहरे के तौर पर देखे जा रहे थे। तो ये सवाल इस वक्त बना हुआ है कि तोखन साहू, जो कि खुद भी साहू बहुल जाति से आते हैं, ओबीसी वर्ग से, उन्हें मोदी कैबिनेट का हिस्सा लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसलों से चौंकाते हैं। इस दफे भी जब तोखन साहू का नाम उनके कैबिनेट में बतौर मंत्री शामिल किए जाने को लेकर बाहर निकल कर आया, तब भी लोगों को ये चौंकाने वाली स्थिति से गुजरना पड़ा। हालांकि तोखन साहू अपने तमाम फैक्टर की वजह से इस ओहदे को पाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जो सवाल आपने किया पवन, वो सवाल यकीनन बना हुआ है कि जब भविष्य में कभी गुंजाइश होगी कि किसी चेहरे को बदलना हुआ या किसी चेहरे को जोड़ना हुआ, तो ये नाम उसमें शामिल होते नजर आ सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस वक्त जिन राज्यों में चुनाव होने हैं आने वाले दिनों में, महाराष्ट्र को आप देख लीजिए, वहां से 6 मंत्री यहां पर बनाए गए हैं। इसके अलावा बिहार में भी चुनावी
तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, वहां से भी कैबिनेट में ज्यादातर मंत्रियों को लिया गया है। तो ये भी एक तैयारी है कि चुनावी राज्य को इस वक्त वेटेज दिया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका इस अहम जानकारी के लिए और इस पत्रकारिता विश्लेषण के लिए।